हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अधिगम। आज हम इकोलॉजिकल सिस्टम टॉपिक को कवर करेंगे। अब इस टॉपिक में हम बेसिक लेवल से एडवांस की तरफ जाएंगे, इसलिए पूरे लेक्चर को देखिएगा ताकि आप अच्छे से एडवांस लेवल की चीज़ें भी समझ पाएं। सबसे पहले हम बेसिक टर्म्स को डिस्कस करेंगे। कम्युनिटी क्या होती है, पॉपुलेशन क्या होती है, उसके साथ ही हम समझेंगे कि कौन से क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं। उसके बाद हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस को भी प्रेडिक्ट करेंगे जो आने वाली एग्जाम्स में आ सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। इकोलॉजिकल सिस्टम। अब देखिए, सबसे पहले वर्ड को समझते हैं। इकोलॉजिकल, अब देखिए लॉजिकल आ रहा है। इट मीन्स यहाँ पर हम इकोलॉजी की बात करेंगे, तो जहां पर भी लॉजी वर्ड आता है इसका मतलब होता है स्टडी। और इकोलॉजी जो है वो ऑइकोस वर्ड से बना है। किससे बना है? ऑइकोस। अब इसका मतलब क्या होता है? हाउस ऑफ नेचर। ठीक है, तो हम नेचर की स्टडी करते हैं, उसको हम इकोलॉजी बोलते हैं। और डिटेल्ड हम डेफिनेशन देखें तो अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म विद ईच अदर एंड विद द एनवायरमेंट। इसका क्या मतलब हुआ? जैसे मान लो ये एक ऑर्गेनिज्म है, इसका किसी ऑर्गेनिज्म से रिलेशन, उसी के जैसे, या फिर उसका रिलेशन किसी अन्य ऑर्गेनिज्म से, इट कैन बी एनी एनिमल, या फिर उसका रिलेशन एनी प्लांट से। ठीक है, तो और उसका जो रिलेशन है पूरे एनवायरमेंट, तो ये जो ओवरऑल रिलेशन है पूरा, ठीक है, इंटर रिलेशनशिप, इस ऑर्गेनिज्म का पूरे एनवायरमेंट के साथ भी जो रिलेशन है, इस पूरे इंटर रिलेशनशिप को क्या बोलते हैं? इकोलॉजिकल सिस्टम। अब हम देखेंगे लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस इन इकोलॉजी। अब देखिए, इसका आपको सीक्वेंस एमसीक्यू फॉर्म में पूछ सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट लेवल ऑफ इकोलॉजिकल अगर ऑर्गेनाइजेशन है तो वो है इंडिविजुअल। ठीक है, सबसे पहले क्या होगा? कोई पर्टिकुलर इंडिविजुअल होगा, वो कोई भी हो सकता है, ह्यूमन भी हो सकता है, कोई एनिमल भी हो सकता है, कोई प्लांट भी हो सकता है। अब इस तरह से इंडिविजुअल्स मिलते हैं तो पॉपुलेशन बनती है। पॉपुलेशन मिलती है अगर एक या दो तो कम्युनिटी बनती है। बहुत सारी कम्युनिटी मिलके इकोसिस्टम बनाती है, बहुत सारे इकोसिस्टम मिलके बायोम बनाते हैं, एंड देन कुछ बायोम्स मिलके बायोस्फीयर फॉर्म करते हैं। तो ये आपको ऑर्गेनाइजेशन का जो सीक्वेंस है ना, ये आपको एमसीक्यू फॉर्म में पूछा जा सकता है, आपको ये मेमोराइज करना होगा। हम इंडिविजुअल सबको समझेंगे, इससे आपको आसानी रहेगी कि आप जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको कॉन्सेप्चुअल वे में समझ जाए। अब देखिए, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोलॉजी में हमने सबसे पहले देखा था इंडिविजुअल, ठीक है, जो अपने आप में एक इंडिपेंडेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म है। उसके बाद अगर इस तरह से उसी के जैसे बहुत सारे इंडिविजुअल मिल जाते हैं तो ये क्या फॉर्म करते हैं? पॉपुलेशन का फॉर्म करते हैं। ठीक है, तो पॉपुलेशन में आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जितने भी इंडिविजुअल होंगे वो सेम स्पीशीज के होंगे। क्या होंगे? सेम स्पीशीज के होंगे। इसका क्या मतलब हुआ सेम स्पीशीज के होना? ऐसा नहीं होगा कि मान लो ये ह्यूमन है, इसके साथ अगर कोई डॉग है तो ये भी पॉपुलेशन में इंक्लूड होगा? नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि डॉग की एक अलग स्पीशीज है। ठीक है, तो जितने भी ह्यूमंस हैं अगर वो साथ में मिले तो हम इसे बोलेंगे ह्यूमन पॉपुलेशन। इस तरह से अगर मान लो कोई लायंस का ग्रुप है, ठीक है, तो ये लायन की सेम स्पीशीज है। अब बहुत सारे ऐसे लायंस आ जाते हैं तो हम बोलते हैं लायन पॉपुलेशन। पॉपुलेशन की एक बात ध्यान रखनी है कि ये जितना जो भी ग्रुप होगा उसमें स्पीशीज क्या होगी? सेम रहेगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं कम्युनिटी की। अब देखिए, कम्युनिटी अगर हम बात करें तो कोई भी ऑर्गेनिज्म है, क्या वो इंडिपेंडेंट अपनी लाइफ को जी सकता है? नहीं। उसको कोई ना कोई ऑर्गेनिज्म चाहिए कि वो उस पर डिपेंड होके कुछ ना कुछ फंक्शन करे। फॉर एग्जाम्पल, अगर ह्यूमन है तो उसको चाहिए प्लांट। अब प्लांट क्या करेगा? ऑक्सीजन रिलीज करेगा और इसको रेस्पिरेशन में हेल्प करेगा। ठीक है, इसी तरह से इसको चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड, तो उसको ये ह्यूमन से मिल जाएगा। इसका मतलब है कि अर्थ पर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म इंडिपेंडेंटली और फ्रीली नहीं अपनी लाइफ को कैरी कर सकता है। तो कम्युनिटी का मतलब है कि एक से दो स्पीशीज मिलके लाइफ को पॉसिबल बना रही है। अब जैसे मान लो आपसे बोला ग्रासलैंड कम्युनिटी, इसका मतलब क्या है? वहां पर सिर्फ ग्रासेस है क्या? नहीं, वहां पर ग्रासेस भी हैं,
कुछ ट्रीज भी हैं और भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं। लेकिन ग्रासलैंड कम्युनिटी क्यों बोला? क्योंकि वहाँ पे ग्रास जो है वो डोमिनेंट कम्युनिटी है, क्वांटिटी में भी ज़्यादा है और इसका कॉन्ट्रीब्यूशन इकोसिस्टम में भी वहाँ पर ज़्यादा है, तो इसलिए ग्रासलैंड कम्युनिटी बोला। कम्युनिटी बोले तो याद रखना कि स्पीशीज जो है वो एक से ज़्यादा हो सकती हैं, पॉपुलेशन में सिर्फ एक ही स्पीशीज होगी। अब देखिए इकोसिस्टम, तो कम्युनिटीज मिलके इकोसिस्टम बनाती है। अब हमने इन्वायरमेंट जो है पिछले लेक्चर में पढ़ा हुआ है। इन्वायरमेंट में अबायोटिक और बायोटिक दोनों तरह के फैक्टर्स आते हैं। तो इन्वायरमेंट और इकोसिस्टम की डेफिनेशन लगभग सेम है। इकोसिस्टम का मतलब क्या होता है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बायोस्फीयर इन विच लिविंग बींग्स एंड फिजिकल एनवायरमेंट इंटरेक्ट विथ ईच अदर। मान लो जैसे ये लिविंग बींग है, ठीक है। अब ये जो है सन के साथ सन रेज ले रहा है, तो सन का रेडिएशन इस पे आ रहा है, मतलब ये तो एक लिविंग बींग है, लेकिन ये जो रेडिएशन है ये कैसा है? अबायोटिक फैक्टर है, नॉन लिविंग है। तो लेकिन ये इंटरेक्शन तो इससे कर रहा है ना, इसकी सन रेज ले रहा है, उससे कुछ ना कुछ फंक्शनिंग हो रही है। तो ये जितना भी इंटरेक्शन है लिविंग बींग का और फिजिकल एनवायरमेंट का, आसपास की जितनी चीज़ों के साथ, मान लीजिए सॉइल के साथ कोई भी चीज़ कर रहा है, मान लो वाटर है उसका इंटेक कर रहा है, और भी चीज़ें हैं, एनर्जी ले रहा है, एनर्जी रिलीज कर रहा है, तो जितनी भी चीज़ें, जितना भी इंटरेक्शन है उसको हम क्या बोलते हैं? इकोसिस्टम बोलते हैं। ध्यान रखिए इकोसिस्टम में एक मेन बात है कि इंटरेक्शन ऑफ लिविंग बींग विथ फिजिकल एनवायरमेंट। अब हम पढ़ते हैं इकोटोन। अब देखिए जो इकोटोन है ये तो हमारा PYQ है, MPPSC प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ये आ चुका है। तो इकोटोन का क्या मतलब होता है? जोन ऑफ जंक्शन बिटवीन टू और मोर डाइवर्स इकोसिस्टम। इसका क्या मतलब हुआ? देखिए इकोसिस्टम अभी हमने देखा कि इंडिविजुअल जो है वो फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ जो भी इंटरेक्शन करेगा उसको हम इकोसिस्टम बोलते हैं। अब देखिए इकोसिस्टम बहुत तरीके के होते हैं। फॉर एग्जाम्पल पॉन्ड इकोसिस्टम हो गया, ठीक है। दूसरा हो गया फॉरेस्ट इकोसिस्टम, देन हो गया डेजर्ट इकोसिस्टम। तो इस तरह से बहुत तरीके के इकोसिस्टम पाए जाते हैं। अब जो भी दो इकोसिस्टम जहां पर भी मिलेंगे वहां पर किस चीज का फॉर्मेशन होगा? इकोटोन का फॉर्मेशन होगा। जैसे मान लो ये पॉन्ड इकोसिस्टम है और ये है फॉरेस्ट इकोसिस्टम। अब ये दोनों इकोसिस्टम जहां पर मिल रहे हैं, ये जो येलो कलर से मैंने एरिया शेडेड कर रखा है उसको हम क्या बोलेंगे? इकोटोन बोलेंगे, ठीक है। अब इकोटोन से जुड़ा हुआ एक और कॉन्सेप्ट है एज इफेक्ट। अब क्या होता है एज इफेक्ट? देखिए इकोटोन जो एरिया होता है वहां पर एज इफेक्ट होता है। एज इफेक्ट का मतलब है कि जितनी भी स्पीशीज हैं, नंबर ऑफ स्पीशीज, वैरायटी ऑफ स्पीशीज इकोटोन एरिया में ज्यादा होगी इन कंपैरिजन टू द अदर इकोसिस्टम। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कंपेयर करूं कि भाई फॉरेस्ट में ज्यादा स्पीशीज हैं या फिर इकोटोन में ज्यादा स्पीशीज है, तो आंसर आएगा इकोटोन में ज्यादा स्पीशीज है। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसा रीजन है जहां पर दो इकोसिस्टम मिल रहे हैं। तो कोई भी ऑर्गेनिज्म है, अगर मान लो पॉन्ड इकोसिस्टम का है तो वो भी यहाँ रह सकता है, फॉरेस्ट इकोसिस्टम का है तो भी वो यहाँ रह सकता है। तो नेचुरली भी इकोटोन है वहां पर स्पीशीज ज्यादा पाई जाएगी। और इसी इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं? एज इफेक्ट बोलते हैं, कि इकोटोन में स्पीशीज का ज्यादा होना इन कंपैरिजन टू अदर इकोसिस्टम। आगे बात समझ। नेक्स्ट हम बात करते हैं नीचे। अब देखिए इकोटोन आ चुका है तो हो सकता है कि अब नेक्स्ट कोई क्वेश्चन नीचे से बन जाए, ठीक है। अब नीचे का क्या मतलब होता है? यूनिक फंक्शनल रोल और प्लेस ऑफ ए स्पीशीज इन एन इकोसिस्टम। नहीं समझ आया? इसका सिंपल सा हम मतलब देखते हैं। देखिए मान लो ये कोई ह्यूमन बीइंग है। ह्यूमन बीइंग नहीं, हम यहाँ पर मंकी से समझते हैं। मान लो ये कोई मंकी है, ठीक है। अब इसका पर्टिकुलर हैबिटेट है कि ये किसी ट्री पर रहता है, ठीक है, ये इसकी रहने की जगह है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसका कोई फूड है कि भाई ट्री पे जो भी फ्रूट लगते हैं उसको ये खाता है। नेक्स्ट रिप्रोडक्टिव। अब मान लो एक पर्टिकुलर सीजन में ही वो रिप्रोडक्शन के प्रोसेसेस करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फिजिकल एंड केमिकल कैरेक्टरिस्टिक। बहुत सारी उसकी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। मान लो जैसे अगर हम उसका बिहेवियर पैटर्न देखें और बहुत सारी चीज़ें अगर हम देखें तो वो
कुछ अलग तरह के डिफरेंट है, स्पेशली ह्यूमन बींग से डिफरेंट है। कोई और एनिमल है, जैसे मान लो एलिफेंट है, उससे डिफरेंट है, लॉयन से डिफरेंट है। इसका मतलब हुआ कि एक मंकी जो है उसके अंदर कुछ फंक्शनल कैरेक्टरिस्टिक हैं जो बाकी जो ऑर्गेनिज्म है उनसे नहीं मिलती हैं। यही मतलब है नीचे का। नीचे का ये मतलब है कि एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की अपना हैबिटेट होगा, अपना फूड कोई भी पैटर्न हो सकता है, अपनी रिप्रोडक्टिव प्रोसेसेस हो सकती है और फिजिकल एंड केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती हैं। तो कोई भी दो ऑर्गेनिज्म है, मान लो ह्यूमन और मंकी में ही कंपैरिजन करें तो दोनों का नीचे डिफरेंट होगा। नीचे को हम नॉर्मली बोल देते हैं कि नीचे का मतलब है किसी भी ऑर्गेनिज्म का फंक्शनल रोल इन एनवायरमेंट, कि भाई उस व्यक्ति का एनवायरमेंट के अंदर क्रियात्मक रोल यानी फंक्शनल रोल क्या है। फंक्शनल रोल में क्या क्या आ जाता है, ये सारी चीजें आ जाती हैं कि भाई वो कहाँ रहता है, वो क्या खाता है, उसकी रिप्रोडक्टिव साइकिल कैसी है, उसकी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक कैसी है और उसकी बॉडी की केमिकल कैरेक्टरिस्टिक कैसी है। ठीक है, आपको मेन वर्ड क्या याद रखना, अगर क्वेश्चन फॉर्म होगा तो वहां पर ये वर्ड जरूर आएगा। ठीक है, अब है बायोम। अब बायोम क्या होता है, देखिए, द टेरेस्ट्रियल पार्ट ऑफ बायोस्फीयर कैरेक्टराइज्ड बाय टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन। इसका क्या मतलब हो, टेरेस्ट्रियल पार्ट यानी कोई लैंड वाला पार्ट है, जमीन वाला पार्ट है। अगर मैंने बोला पॉन्ड बायोम तो ये होगा क्या, नहीं होगा। अगर मैंने बोला कोई फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट अगर एक बायोम है तो वो होगा, क्यों, क्योंकि फॉरेस्ट क्या है, लैंड का पार्ट है। ठीक है, बायोस्फीयर का पार्ट है एक बायोम जो पर्टिकुलर टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन यानी रेन से कैरेक्टराइज्ड होता है। इसका क्या मतलब हुआ। अब सबसे पहले हम पढ़ते हैं पोलर बायोम। अब इसको पोलर बायोम को क्यों बोला हमने ऐसा, क्योंकि सबसे पहले हम देखते हैं टेम्परेचर। देखिए, हम देखते हैं पोलर रीजन जो है जहां पर टेम्परेचर क्या होता है, माइनस में होता है, बहुत ही कोल्ड एनवायरमेंट है। नेक्स्ट प्रेसिपिटेशन जो है वहां पर रेन जो है वो इतनी नहीं होती है। तो ये दोनों चीजें कैरेक्टराइज कर रहे हैं कि भाई पोलर रीजन का एटमॉस्फेयर कैसा होगा। तो बहुत ही कोल्ड एनवायरमेंट, प्रेसिपिटेशन भी बहुत कम, तो हम पोलर रीजन कहते हैं उसको। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं टुंड्रा। तो देखिए, नॉर्थ पोल है और साउथ पोल है। अब ये तो पूरा पोलर एरिया हो गया, लेकिन उसके एडजेसेंट बिल्कुल उससे पास लगा हुआ अगर कोई रीजन है तो उसको हम क्या बोलेंगे, टुंड्रा रीजन बोलेंगे। तो अब इसमें टेम्परेचर वही बहुत लो होगा। लेकिन हम यहाँ पर वेजिटेशन की बात करें, जैसे पोलर रीजन में कोई भी वेजिटेशन नहीं है, कोई ट्री नहीं है, कोई प्लांट नहीं है। लेकिन हम टुंड्रा में बात करें तो अब थोड़ी वेजिटेशन आना स्टार्ट हो गई है। यहाँ पर ट्रीज नहीं आए हैं, लेकिन छोटी छोटी श्रब्स या फिर मॉसेज यानी बहुत ही छोटे छोटे जो बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे अगर प्लांट है तो वो ग्रो हो रहे हैं। उसके बाद हम बात करते हैं बोरियल फॉरेस्ट। तो इससे लगे हुए जो फॉरेस्ट है वो क्या है, बोरियल फॉरेस्ट। अब देखिए, यहाँ पर जैसे हम पोल से आगे जाते हैं तो थोड़ी सनलाइट बढ़ने लगती है। ठीक है, तो बोरियल फॉरेस्ट जो है वहां पर कोनीफेरस ट्रीज मिलते हैं, पाइन और चीड़ के। अब व्हाट इज कोनीफेरस ट्रीज, इस तरह से ट्रीज देखे होंगे आपने। ठीक है, तो इस तरह से चीड़ और पाइन के ट्रीज अब बोरियल फॉरेस्ट में मिलने लग गए हैं, लेकिन टेम्परेचर अभी भी बहुत कम है और रेन जो प्रेसिपिटेशन है वो भी इतना ज़्यादा नहीं है। उसके बाद हम बात करते हैं कोल्ड डेजर्ट, प्रेरी, टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट। अब देखिए, यहाँ पर फॉरेस्ट आने लगे, क्यों, क्योंकि हम जैसे भी हम ट्रॉपिकल एरिया की तरफ बढ़ते हैं तो जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज होने लगता है और प्रेसिपिटेशन भी होने लगता है। अब प्रेरी क्या है, नॉर्थ अमेरिका में जो भी ग्रासलैंड है, घास के मैदान है, उसको बोला जाता है प्रेरी। कोल्ड डेजर्ट, तो जैसे लद्दाख का कोल्ड डेजर्ट है तो वो एक कोल्ड डेजर्ट हो गया जहां पर टेम्परेचर कम है, प्रेसिपिटेशन यानी रेन भी इतनी नहीं होती है। टेम्परेट डेसिडस फॉरेस्ट, इसका क्या मतलब हुआ, देखिए इस तरह से फॉरेस्ट होते हैं कि इनका लीफ फॉल होता है, मतलब एक पर्टिकुलर सीजन आता है जिसमें जो ट्रीज हैं वो अपनी पत्तियों को शेड ऑफ कर देता है एंड नेक्स्ट फिर वापस से न्यू लीफ आती है नेक्स्ट सीजन में। तो डेसिडस फॉरेस्ट हो गया। एक और चीज है कि टेम्परेट डेसिडस फॉरेस्ट एक ऐसा फॉरेस्ट है जहां पर टेम्परेचर तो कम है, ठीक है, वो तो कम ही है, इतना ज्यादा हाई टेम्परेचर अभी नहीं हुआ है, लेकिन प्रेसिपिटेशन यानी रेनफॉल है वो अच्छी अमाउंट में होती है, एडिक्वेट रेनफॉल होती है। उसके बाद हम बात करते हैं वार्म डेजर्ट की। तो जैसे हमारा थार डेजर्ट हो गया, वार्म डेजर्ट है जहां पर कैक्टस जैसी वेजिटेशन पाई जाती है। फिर ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, अफ्रीका कोई ग्रासलैंड हो गए जहां पर
जो टेम्परेचर है और जो रेन है वो एडिक्वेट अमाउंट में है, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं है कि वो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का को कंपेयर करें हम। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट क्या होते हैं? देखिए, एक्सट्रीम रेनफॉल और एक्सट्रीम टेम्परेचर, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है और बहुत ही ज़्यादा रेनफॉल है, तो वो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है। फॉर एग्जाम्पल अमेजन रेन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल डेसिडस फॉरेस्ट क्या है? देखिए, डेसिडस जहाँ पर भी वर्ड आ रहा है ना, इसका मतलब है कि वहाँ पर एक सीजन आएगा पर्टिकुलर, उस टाइम ट्रीज जो हैं वो अपनी लीफ को गिराएंगे एंड देन नेक्स्ट सीजन में न्यू लीफ आ जाएगी। अब ट्रॉपिकल एरिया में अगर ऐसा फॉरेस्ट है तो उसको हम बोल देंगे ट्रॉपिकल डेसिडस फॉरेस्ट। देखिए, अब ये टेम्परेट, ट्रॉपिकल, इस तरह से रीजन कैसे डिसाइड करते हैं? देखिए, हमारी अर्थ है, ठीक है। अब ये हमारी क्या है? इक्वेटर। अब इक्वेटर से अगर हम इधर जाते जाएंगे तो यहां पर ट्रॉपिकल लाइन पड़ती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है। तो अब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का जो एरिया है इसको हम बोलते हैं ट्रॉपिकल एरिया। तो अब देखिए, यहां पर अगर कोई फॉरेस्ट है तो इसको हम बोलेंगे ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, और वहां पर रेन बहुत ज्यादा होती है, टेम्परेचर भी ज्यादा है, तो हम बोल देते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। अब इससे अगर हम दूर जाते हैं तो यहाँ पर टेम्परेट रीजन आ जाता है। ये जो रीजन है ये पर्टिकुलर टेम्परेट रीजन आ जाता है एंड देन फिर बहुत ही कोल्ड पोलर रीजन स्टार्ट हो जाता है। तो टेम्परेट रीजन में अगर कोई फॉरेस्ट है तो हम उसे बोल देते हैं टेम्परेट डेजर्टस फॉरेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर ट्रॉपिकल फॉरेस्ट हो गए। अब सवाना। सवाना क्या है? तो सवाना देखिए, एक तरह के ग्रासलैंड है जहां पर बहुत दूरी पर ट्रीज पाए जाते हैं। मतलब एक ट्री यहाँ हो गया तो बहुत ग्रासेस होंगी एंड देन फिर एक ट्री यहाँ होंगे, मतलब स्कैटर्ड ट्री है, बहुत दूर दूर ट्रीज लगे हुए हैं और फिर पूरा क्या है? ग्रासलैंड है, घास का मैदान। तो ये कहाँ पाया जाता है? तो अफ्रीकन सवाना, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में पाया जाता है सवाना। अब यहाँ पर ज़ेब्रास, जिराफ, बहुत बड़े बड़े एनिमल्स पाए जाते हैं, ठीक है। तो सवाना क्लियर हो गया। तो इस तरह से हमने एक बहुत ही ब्रीफ वे में हर एक बायोम को समझ लिया है कि पर्टिकुलर बायोम की क्या कैरेक्टरिस्टिक होती हैं। आपको बस याद रखना है कि अगर इस तरह से कोई एमसीक्यू फॉर्म हो कि पोलर रीजन ज़्यादा कोल्ड है या फिर टुंड्रा रीजन, तो आपको पता होगा कि भाई पोलर रीजन तो एपेक्स पे पड़ता है, पिरामिड के सबसे ऊपर वाले पार्ट में, तो ये ज़्यादा कोल्ड इन्वायरमेंट वाला है। बोरियल फॉरेस्ट और टुंड्रा में से अगर कौन सा कोल्ड इन्वायरमेंट वाला है तो आपको पता होगा कि टुंड्रा कोल्ड इन्वायरमेंट वाला है। यहाँ से हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो कोल्ड जो टेम्परेचर है वो बढ़ता जाता है। इस तरह से अगर मूव होंगे तो ये वाला जो रीजन है ड्राई रीजन है, वार्म डेजर्ट, उसके बाद थोड़ा ट्रॉपिकल ग्रासलैंड आया, फिर सवाना, देन ट्रॉपिकल डेसिडस फॉरेस्ट, देन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। तो धीरे धीरे वेटनेस भी बढ़ती जा रही है, मतलब प्रेसिपिटेशन और रेन भी बढ़ती जा रही है। अब ये जो अगर डायग्राम है इसको आप थोड़ा सा स्लाइटली देख लेंगे तो अगर मान लो अगर कोई वैसे एमसीक्यू इतना इंपॉर्टेंट में फॉर्म होगा नहीं, लेकिन अगर फिर भी होता है तो हम उसे सॉल्व कर पाएंगे। अब इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन में लास्ट लेवल जो है हमारा वो है बायोस्फीयर। बायोस्फीयर किन 3 चीजों से बना होता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर और हाइड्रोस्फीयर। लिथोस्फीयर यानी लैंड वाला पार्ट, हाइड्रोस्फीयर यानी वाटर वाला पार्ट, और एटमॉस्फेयर यानी एयर वाला पार्ट, ठीक है। तो ये तीनों चीजें मिलके और जो बीच में जो ये एरिया है ये क्या है? बायोस्फीयर। तो इट इज अ सिंपल कॉन्सेप्ट। बायोस्फीयर का क्या मतलब है? इट इज अ पार्ट ऑफ अर्थ वेयर लाइफ कैन एग्जिस्ट। लाइफ वहीं एग्जिस्ट हो पाएगी जहां पर ये तीनों चीजें क्या हो? बैलेंस में हो, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।